हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पागड़िनो मूल्यांकन। ऑलरेडी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से प्लेस में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है दिसंबर 2020-21 के अंदर, उसमें इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया है उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला, दोनों मीडियम में लिखने वाला हूं। पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो सम्स पूछा गया है, जिन एडजस्टमेंट हवाले के साथ सेम टू सेम 2018 का जो सम्स था उसमें भी यही हवाला एडजस्टमेंट पूछा गया। तो रिक्वेस्ट है वो 4th नंबर का वीडियो तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सम इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पहले से सारे स्टेप फॉर्मूले पता रहेगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और सारे स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर सके। और इस चैप्टर में कोई समझ चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे प्लीज क्वेश्चन नंबर और यूनिवर्सिटी के ईयर के साथ लिखिएगा, जिससे मैं एग्जैक्ट वो समझ पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट दिए गए, नॉर्मल और इजी लेवल के दिए गए, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो प्रॉफिट वाला दिया गया, जो नफो वाला, वो ऑलरेडी हम इस टाइप का सम सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और जो स्टेप में आता है वैसे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहला स्टेप जैसा आप सबको पता है, गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए, पागड़िनो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले हमको रुकाली मूड़ी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना रहता है, जिसके लिए जितने भी हमें एसेट्स बोला गया वो सारी एसेट्स मिलकत लेनी रहती है और इसमें से माइनस क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी माइनस करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं मिलकत एसेट्स। तो इस बार का जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का पाकू से इस तरह का दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत इजी होता है देखने में। तो अब एसेट्स का सेक्शन आप देख रहे होंगे, तो जितनी भी एसेट्स दी गई है वो सारी लेनी है, बस कौन कौन सी नहीं लेनी है वो ध्यान से समझिएगा। पहले एडजस्टमेंट हवाला चेक कर लेते हैं, किसमें चेंजेस बोला गया है कि नहीं बोला गया वधारा घटाड़ा करने के लिए। तो नंबर फर्स्ट बिल्डिंग पे बोला गया है, मकान पे बोला गया है, डायरेक्ट उसकी न्यू वैल्यू दी गई है। ठीक है, बाजार कीमत नवी वाली डायरेक्ट दी गई है 6,75,000 ना। इसमें 20% 30% कुछ इंक्रीज घटाड़ो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमें बिल्डिंग मकान के ऊपर जो डेप्रिसिएशन दिया गया है घसारो, वो हमें माइनस करना नहीं है। लेकिन अगर बोला गया होता है कि वधारो इंक्रीज करना है, तो आपको पहले डेप्रिसिएशन घटाड़ो माइनस करना पड़ता, उसके बाद आपको जो भी बोला गया वो नवी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें इसमें डायरेक्ट न्यू वैल्यू, तो डायरेक्ट हम ये लोग राइट डाउन कर लेंगे। आई होप मैंने जो कहा आप समझ पा रहे हो कि मैं डायरेक्ट लिखने की कब बात कर रहा हूँ और कब हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना रहेगा। मकान बिल्डिंग जिसकी न्यू अमाउंट ऑलरेडी सम्स में दी गई है 6,75,000। उसके बाद आप देख रहे होगे कोई भी एसेट्स पे कोई हवाला दिया गया नहीं है, मिलकत पे कोई भी हवाला नहीं है, तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। बाकी सारी मिलकत जो एसेट्स ऐसे की ऐसे में लिख लेना है, बट आपको ध्यान रखना कौन सी मिलकत नहीं ली जाएगी। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, जैसे देखा बिल्डिंग मकान का हो चुका है, फिर ये मशीनरी, ठीक है, यंत्र 30,000 सैमिडीज लेना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया गया नहीं है। अगर दिया गया होता, ठीक है, यंत्र पर मशीन पर, तो हम जरूर उसे माइनस करते, लेकिन नहीं दिया गया है तो हम सैमिडीज जो वैल्यू दी है 30,000 हम लोग लिख लेंगे। मशीनरी, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मशीनरी यंत्र अमाउंट दी गई थी 30,000। नेक्स्ट देख रहे होंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर बिन चालू रोकाणो, जिसमें मैंने कहा है जो इन्वेस्टमेंट हम अपने धंधे के बाहर करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बिन धंधा की हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, विपुल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया गया, रोकाण किया गया। तो ये रोकाण किस टाइप का, बिन धंधा की है, नॉन ट्रेडिंग, जो हमें यहाँ इन्वॉल्व करना नहीं है। क्लियर हो पा रहा होगा, ये नॉन ट्रेडिंग किस तरह से पहचानना आपने सीखा होगा। तो ये आप इन्वॉल्व मत कीजिएगा, इसका इंटरेस्ट ब्याज आने वाला है, जो हम देखेंगे आगे जाके कहाँ यूज होने वाला है, ये यहाँ पे नहीं लिखना है। अगला अगेन नॉन करेंट वाला एसेट्स दिया गया, बिन चालू हमें मिलकत दिया गया, जिसमें एक तरह का क्या खर्चा एक्सपेंस दिया गया है, प्रीमियरली प्राथमिक जो हम लेते हैं नहीं है, ये हमारा अवास्तविक होता है। इतना नॉर्मल आपको पता चल गया होगा। अब आते करंट चालू में, जिसमें हम सारा स्टॉक सैमिडीज लिख लेंगे। स्टॉक की वैल्यू कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो सैमिडीज आपको लिखना रहेगा। 13,50,000 का अमाउंट दिया गया है। उसके बाद देख रहे होंगे डेप्टर देवादार दिया गया, रकम डायरेक्ट माइनस करने के बाद की लिखी है। पहले की लिखते हो तो आपको बेड डेप रिजर्व जो है अनामत, वो आपको लायबिलिटी साइड लिखना पड़ जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट बाहर की लिखिए, हमारा आंसर में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर डेप्टर देवादार अमाउंट कितनी दी गई थी माइनस करने के बाद की, 6,90,000। उसके बाद बिल रिसीवर लेनी हुंडी सैम डिसाइड डाउन कर लीजिए। इंग्लिश गुजराती दोनों में लिख रहा हूँ, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाएगी। प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा।
30,000 सेम लिख दिया। अगला दिया कैश और बैंक, जिसमें बैंक का बैलेंस दिया गया है, ठीक है। बैंक बैलेंस सेम लिखना, कोई यहाँ पर हाफ 50% ऐसा कुछ बोला गया नहीं है, तो सेम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। बैंक का बैलेंस जो दिया गया है वो अमाउंट है 1,05,000। तो देख लीजिए सारी एसेट्स हो चुकी है, जिस पे एडजस्टमेंट था वो हमने सॉल्व कर लिया, बाकी किसी पे था नहीं तो सेम एंड लिख लिया। नॉन करेंट वाले इन्वेस्टमेंट बिन धंधा किए रोकाण को हमने नहीं लिया, आप समझ गए। और ये हमारा एक्सपेंस जो था वो अवास्तविक फिक्टिटिस था, इसलिए हमने नहीं लिया। तो अब टोटल मार लेते हैं, एसेट्स के अंदर सारा हो चुका है, तो टोटल जब मारोगे आपको मिलेगा 28,80,000 का टोटल एसेट्स मिल जाएगा। ये हमारा एसेट्स का सेक्शन हो चुका है पूरा। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहीं पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। लायबिलिटी देवा, तो देखना देवा में तो ऐसे तो कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, देख रहे हो कि कोई एडजस्टमेंट दिया गया नहीं। बाय चांस कहीं पर यहाँ चुकाना बाकी, ठीक है, वो हो सकता है और आपको देखना रहेगा। ये इंग्लिश में अनपेड लिखा हो या आउटस्टैंडिंग करके लिखा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो आपको कौन सा लायबिलिटी लेना आपको ध्यान रखना है। तो शेयर मूड़ी तो आने वाली है नहीं, शेयर कैपिटल दोनों की दोनों। उसका रीजन में ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जनरल जो सामान्य अनामत तो नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाते में से समझिएगा। ये प्रीवियस ईयर का बाकी अगला है वो तो लिखना नहीं है, बट जो करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर आप पहचान पा रहे होगे 2020 है, ठीक है, एंडिंग हो रहा है। तो 19 स्टार्टिंग होगा, 19 से लेकर 20 हमारा करंट ईयर चालू वर्ष है। तो इसका जो नफा नुकसान जो प्रॉफिट दिया गया है, ये प्रॉफिट के अमाउंट आपको नहीं लिखना है, ये हमारा रिजर्व अनामत है। लेकिन इस प्रॉफिट में जो जुड़ा होता है क्या, करवेरा टैक्सेशन, वो हमको लिखना रहता है। तो आपको एडजस्टमेंट चेक करना रहेगा कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट क्या दिया गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एडजस्टमेंट में आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे हमें क्लियर बोला गया जो भी 1920 का जो प्रॉफिट नफो दिया गया है ना, वो क्या बिफोर टैक्स करवेरा पहले का दिया गया है। बात को समझ पा रहे होंगे, बिफोर टैक्स करवेरा पहले का दिया गया। इसका मतलब इसके अंदर से करवेरा निकल सकता है, इस अमाउंट में करवेरा इन्वॉल्व किया गया है, टैक्सेशन इसमें जुड़ा हुआ है। तो वो टैक्सेशन हमारी लायबिलिटी बनती है, वो आपको लिख लेना है, लायबिलिटी में ऐड कर देना है। यहाँ पर टैक्सेशन करके आपको लिख लेना है करवेरा। चालू वर्ष का ही हम लोग लिख रहे हैं, कितना परसेंट, 50%। तो 12,90,000 का 50% करोगे तो 6,45,000 हो जाएगा। एक बात और नोटिस कीजिएगा, बिफोर लिखा है इसके लिए, लेकिन अगर आफ्टर लिखा होता तो आपको लिखना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स माइनस करने के बाद अमाउंट बताई गई है, और वो अमाउंट क्या होती, प्योर प्रॉफिट ही होता, नफो ही होता, इसलिए हम लोग टैक्स नहीं निकालते। अगर आफ्टर दिया गया होता तो, बिफोर दिया तो आपको टैक्स उसमें से निकाल के लिख लेना। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूजन तो कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, आगे में हमारे पास क्या नॉन करंट है, ठीक है, लिखते हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन घसारो जो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं उसमें से, मिलकत में से जब हम उसकी नवी वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये तो यूज हो गया, नहीं लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर लेनदार 1,05,000 सेम एडिशन में लिख लेना है, क्रेडिटर लेनदार 1,05,000। बस लायबिलिटी हमारा पूरा हो चुका है। टोटल मान लेते हैं यहाँ पर 6,65,000 और 1,05,000, तो टोटल हो जाएगा 7,50,000। तो यहाँ पर लायबिलिटी भी हो गया और मिलकत भी हो गया। सबसे मेन यही स्टेप होता है, क्योंकि यहीं पे हमें एडजस्टमेंट हवाला सॉल्व करने रहते हैं। अब स्टार्ट हो गया, हमें क्या फाइंड आउट होने वाला है, नेट एसेट्स मिल जाने वाला है। नेट एसेट्स जिसे हम बोलते हैं चौखी मिलकत, जिसके लिए हमें दोनों के वैल्यू के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता है। मिलकत माइनस देवा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आप समझ जाओगे, मैं फॉर्मूला राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 28,80,000 का हमारा ये हमारा मिलकत था, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं लायबिलिटी 7,50,000। तो ऑटोमेटिक नेट एसेट जो निकल के आएगा चौखी मिलकत, वो बन जाएगा 21,30,000। अब इसमें से अभी भी फाइनल आंसर हुआ नहीं, क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड रोकाली मूडी फाइंड आउट करना है। तो इसमें से एक वैल्यू और माइनस करनी रहेगी, वो रहेगा हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या माइनस करना रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, गुजराती में प्रेफरेंस शेयर मूडी। हमें डायरेक्ट मूडी माइनस करना है, कैपिटल माइनस करना है। तो आप देख रहे हो हमें सम्स के अंदर दिया गया, नहीं दिया तो कोई बात, जीरो माइनस कर देने का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख, शेयर मूडी कितना दिया है, 3 लाख दिया गया, तो माइनस और होगा 3 लाख, तब जाके बन जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 21,30,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो अब बचेगा 18,30,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का फाइनल आंसर बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड रोकायली मूडी। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। यहाँ पर हवाले मोस्ट ऑफ सॉल्व हो जाते हैं, बाकी हवाला स्टेप नंबर 3 के अंदर यूज होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे होंगे, सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है। अब हमारी बारी होती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपेक्षित नफो, जिसका फॉर्मूला है सिंपल, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एक्सपेक्टेड रेट, रोकायली मूडी इनटू में अपेक्षित वर्तमान दर। दोनों हमारे पास सम्स में होता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड रोकायली मूडी अभी हमने फाइंड आउट किया, जो आपने माइनस करके देखा होगा लास्ट स्टेप। अगेन मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है
30,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड रोक वाली मूडी था वो हमें फॉर्मूले में यहाँ पर यूज़ करना है, इसलिए फर्स्ट स्टेप राइट होना बहुत ज़रूरी है। 18,30,000। अब यहाँ पर जो रेट दिया गया दर वो हमें सम्स में ही दिया गया होता है। एडजस्टमेंट आपको चेक कर लेना जिसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 2 चेक कर रहे होंगे जहाँ पर हमको डायरेक्ट अर्निंग कैपेसिटी मतलब वही होता है, अर्निंग कैपेसिटी जो है 20% की है, मतलब उस बिजनेस में वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यही हमारा एक्सपेक्टेड रेट अपेक्षित वर्तमान दर बनने वाला है 20%। तो 18,30,000 का आपको 20% करना है। तो 20% करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 3,66,000। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपेक्षित होगी, इतना हम कमा सकते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब हमारे पास मेन स्टेप जो आता है वो है थर्ड स्टेप। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थर्ड स्टेप ही सबसे मेन है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट स्टेप था उसका थर्ड स्टेप, यहाँ पर हमारा सम्स 90% पूरा हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफो। तो एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफो फाइंड आउट करने के लिए हर एक सम्स में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट अलग अलग दिया गया होता है। यहाँ ध्यान से समझिए कैसा दिया गया। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा, जो 2 मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता है। एक तो हमारा जो सिंपल मेथड होता है, ठीक है, सादा सरेराश, और दूसरा रहता है वेटेड एवरेज भारित सरेराश। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट दिए गए, आप चेक कर रहे हो कि ध्यान से नंबर 3rd एडजस्टमेंट हमें दिया गया है और नंबर 5th दिया गया है, ये प्रॉफिट के लिए ही दिया गया है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों पहले पढ़ लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। जो प्रॉफिट बताया गया लास्ट 3 ईयर की बात की, यहाँ पर देखना पाछला 3 वर्ष, छेल्ला 3 वर्ष, तो वो इंक्रीज हो रहा है, वधार हो रहा है। पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है, प्रॉफिट नफो इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 90,000 एनुअली, 90,000 एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। जस्ट इंडिकेट किया, इस अमाउंट को आपको यूज नहीं करना, जैसे आपको बताया गया कि पिछले 3 साल से हमारा प्रॉफिट 90,000 के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, वधारो हो रहा है। और यहाँ पर हमें वेट दिया गया, भार दिया गया 1 2 3। तो प्रॉफिट की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आपको सम्स के अंदर दिया ही गया होगा। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट होगा तो सम्स के अंदर आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट होगा ही। करंट ईयर हमारा क्या है, 19 से 20 है। तो अब देख लीजिए 19 से 20 का प्रॉफिट नफो हमें सम्स में ऑलरेडी गिवन है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, ये भी बिफोर का प्रॉफिट है, ठीक है, पहला नो। तो यहाँ पे भी बिफोर का ही एडजस्टमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हमको बिफोर का ही दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना, दोनों मैचअप होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग पहले राइट डाउन करेंगे, हमारा करंट ईयर जो है हमारा 19 से 20, और उसने 3 ईयर की बात की थी। तो पिछले 2 साल आपको और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 से 19 और यहाँ पर 17 से 18, ये 3 ईयर का हमारा प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करना रहेगा, जिसमें लास्ट ईयर का हमारे पास ऑलरेडी होता ही है सम्स के अंदर। तो 19 से 20 का प्रॉफिट लिख लीजिए, क्योंकि बिफोर है तो सेम इट इज ही लिखना है आपको, कोई चेंजेस किए बिना। आफ्टर बोला तो होता, अगर एडजस्टमेंट में हवाले में, तो इसको हम माइनस करने के बाद लिखते हैं, टैक्स माइनस करने के बाद लिखते हैं। उसके बाद अब समझ रहे होंगे कि जो हमें एडजस्टमेंट दिया गया था, एवरी ईयर हमारा प्रॉफिट 90,000 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। कैसे, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है, लास्ट ईयर का नफा। तो पिछले ईयर का फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस करना रहेगा। तो लास्ट में प्लस कर करके हमने इतना फाइंड आउट किया, तो पिछले ईयर जाने के लिए आपको माइनस करना, ऑपोजिट करना है। तो 90,000 माइनस करोगे 12 लाख आएगा। क्यों आ रहा होगा समझ गए, इसमें से अगेन 90,000 माइनस करो, 12 लाख में से माइनस करना है, तो 11,10,000 निकल के आएगा। ये हमने 3 ईयर का लास्ट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। एक तो करंट ईयर का हमारे पास ऑलरेडी था, उसके बाद 90,000 प्लस नहीं किया, माइनस किया, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारे पास था। प्रीवियस ईयर का फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस करना रहता है। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, नफो हो गया। और हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है वेट आने वाला है। वेटेड एवरेज की मेथड अप्लाई होने वाली है सरेराश निकालने के लिए 1 2 3। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना रहता है, तब जाके आपको वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, भारित नफो मिल जाएगा। हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम इट इज ही आएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 लाख हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 38,70,000 हो जाएगा। सबसे मेन यही स्टेप है, यहीं पे स्टूडेंट्स को भूल होती है, तो ध्यान से समझिएगा। टोटल मान लीजिए जो वेटेड प्रॉफिट हमारा आया हुआ उसका टोटल होगा 73,80,000 का हो जाएगा। साथ साथ में भार वेट का भी टोटल कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हमारा क्या बनने वाला, क्योंकि अभी ये हमारा एवरेज प्रॉफिट बना नहीं है। एवरेज प्रॉफिट बनाने के लिए जैसे मैंने कहा 2 मेथड अप्लाई होती है, जिसमें से आप समझ गए यहाँ वेटेड एवरेज का अप्लाई होने वाला है, ठीक है, सरेराश नफो। तो राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, स्पीड में लिखने की वजह से। टोटल ले लीजिए, जो वेटेड आया है, वेटेड प्रॉफिट जो आया भारित नफो टोटल डिवाइड में कुल वेट, ठीक है, कुल भार। फॉर्मूला लिखने का समझ गए होंगे, डिवाइड कर लीजिए तो ऑटोमेटिक अब जाके आपको जो मिलेगा सरेराश बनने वाला है 12,30,000 बनने वाला है। अब ये हमारा हुआ प्रॉफिट, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। क्या है, बिफोर टैक्स कर वेरा पहला नो नफो। अब आगे जाके जो स्टेप होते हैं, 3 स्टेप, आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें पता हो। इसके बाद 3 स्टेप आपको फॉलो करने रहते हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले हमें क्या माइनस करना रहता है, यहाँ पर बिफोर दिया गया है
तो हमें सबसे पहले टैक्स करवेरा माइनस करना रहेगा, क्योंकि अब बिफोर बोला गया है इसके लिए। अगर आफ्टर वाला होता तो टैक्स हम माइनस नहीं करते। कितना रेट बोला गया? 50% बोला गया, तो टोटल प्रॉफिट का 50% आपको निकाल लेना है। 6,15,000 हो जाएगा, माइनस कर देंगे वही टैक्स, तो 6,50,000 का अब प्रॉफिट बचेगा। इस प्रॉफिट में से अगला हमें क्या माइनस करना रहता है, ध्यान से सुनिएगा। नॉन ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का हमें इंटरेस्ट माइनस करना रहता है। गुजराती में समझ गए, बिन धंधा किए रोकाणनु ब्याज। अब ये निकालते कैसे ये समझिएगा। जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप के अंदर मिलकत एसेट्स में आपने एक मिलकत नहीं ली थी, वो इन्वेस्टमेंट जो रोकाण आपने नहीं लिया था क्योंकि वो बिन धंधा किए था, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग वाला था, उसी का इंटरेस्ट यहाँ हमें माइनस करना। अब इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, तो ऑलवेज जाएगा फेस वैल्यू, मूड़ी कीमत, मूल कीमत का आपको इंटरेस्ट निकालना रहता है ब्याज। तो 12 लाख दिया गया, ये बाजार कीमत मार्केट वैल्यू को आपको नहीं निकालना है। तो 12 लाख का क्या करना है आपको 5% करना, वो आपका इंटरेस्ट ब्याज बन जाएगा। ध्यान से कैलकुलेशन समझिएगा, 12 लाख है उसका 5%, तो आपको समझ गए होंगे कितना मिला होगा, 60,000 का ब्याज इंटरेस्ट मिला। लेकिन डायरेक्ट ये मत लिखिए, ऑलवेज इसके अंदर आपको टैक्स माइनस करना रहेगा। भले आप बिफोर लिखाओ कि आफ्टर लिखाओ, अगर इस स्टेप के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, पहले टैक्स माइनस कर रहे हो उसका नॉन ट्रेडिंग बिन धंधा की, तो आपको टैक्स ऑलवेज माइनस करना है। तो 50% टैक्स बोला गया, तो 60,000 का 50% कितना आएगा, 30,000। वो माइनस करने के बाद जो अब आएगा ये ब्याज, ये इंटरेस्ट हमको माइनस करना रहेगा प्रॉफिट में से। ये थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले 60,000 कैसा आया, उसमें से ऑलवेज टैक्स माइनस करना ही रहेगा। अब माइनस करने के बाद जो बचेगा हमारे पास अमाउंट, वो 5,85,000 का आएगा। अभी भी आंसर नहीं बचा, क्योंकि अगला मैंने जैसे कहा 3 अमाउंट माइनस करने रहती है। फर्स्ट करवेरा टैक्स हो गया, सेकंड नॉन ट्रेडिंग बिन धंधा की ब्याज इंटरेस्ट हो गया, थर्ड हमारा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना रहता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये अमाउंट कैसे आती है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप सबको पता है हमें प्रेफरेंस शेयर मूडी सम्स में दी गई है, उसी का हमें परसेंट फाइंड आउट करना रहता है। 10% बोला गया, दिया गया 3 लाख की मूडी है, ठीक है, कैपिटल है, 3 लाख का 10% हमें कर देना है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। आई होप आपको अमाउंट दिख रही होगी। 3 लाख का 10% 30,000, और जैसे 30,000 लास्ट हम माइनस करेंगे 5,55,000, ये हमारा फाइनल बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफो बन जाएगा। क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने एवरेज कैसे फाइंड आउट किया, कौन सी मेथड हमने अप्लाई की, उसके बाद तीन कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। क्वेरी लगती है तो कमेंट कीजिए, प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ गया। यहाँ 90% हमारा काम हो चुका है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4th स्टेप पर। अब 4th स्टेप और 5th दोनों ही ईजी है, जस्ट फॉर्मूला लिख के हमें आंसर लाना और कुछ करना नहीं है। जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, अधिक नफा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना, दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस। बट पहले आपको एवरेज लिखना है, फिर माइनस एक्सपेक्टेड करना है, सरेराश माइनस अपेक्षित। तो सरेराश जो भी हमने फाइंड आउट किया 5,55,000, ठीक है, एवरेज सरेराश हमें इतना हो, लेकिन एक्सपेक्टेड अपेक्षित कितना था वहाँ पर देख लीजिए। जो मैंने फाइंड आउट किया 20% के अकॉर्डिंग 3,66,000, वो हमें माइनस करना है। तो दोनों के बीच का जो प्रॉफिट हुआ वो हमें सुपर प्रॉफिट बन जाएगा, अधिक नफा बन जाएगा, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, वो निकल के आ रहा 1,89,000। बाय चांस अगर ये माइनस में आता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आया, तो आगे पागड़ी गुडविल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम हुआ है, तो पागड़ी गुडविल कहाँ से बनेगी। गुडविल मतलब आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो हमारा गुडविल का ही बनता है अमाउंट। आई होप ये सुपर प्रॉफिट अधिक नफा आपको समझ में आया होगा। लास्ट स्टेप गुडविल पागड़ी में फाइंड आउट करना है। जैसे हमारा सुपर प्रॉफिट अधिक नफा मिला है, उसके मल्टीप्लिकेशन में जो परचेज ईयर है, खरीदना वर्ष हो गई, जितने ईयर से हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमको लिखना है। तो कितने ईयर से बिजनेस चल रहा है, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है, वही बताता है पागड़ी गुडविल को। 1 ईयर का बताता है, पर यहाँ पर बोला गया 3 ईयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अधिक नफा का 3 ईयर बोला गया, परचेस ऑफ ईयर। तो यहाँ पर खरीदेना वर्ष 3, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल आपका निकल के आएगा 5,67,000 पागड़ी गुडविल की अमाउंट बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो 100% आपको समझ में आएगा। जस्ट आपको कहाँ ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट सरेराश नफे पर जो स्टेप कैसे फाइंड आउट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, और हमारा फर्स्ट स्टेप सबसे मेन यही होता है, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्लेस में जाकर सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, और कुछ समझ चाहते इस चैप्टर के नीचे तो इस वीडियो के नीचे ही मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।